I hope we are live now. कुछ दोस्त और भी जुड़ जाए तो मुझे थोड़ा आसानी होगी चीज़ें एक्सप्लेन करने में और ज़्यादा लोगों तक पहुंचने में। नितिन जी, मैं बहुत अच्छा हूं। नमस्कार। नमस्कार दोस्तों। काफ़ी समय बाद आज लाइव आ रहा हूं, तो हेलो निदा जी, हाय शिवम। कुछ लोग और जुड़ जाते हैं फिर शुरू करते हैं। क्या आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है? क्या आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है? ओके, कुछ लोग, काफी लोग, 20-25 लोग अभी जुड़ पाए हैं, बाकी लोग लगातार ऑनलाइन आ रहे हैं। तो मैं माफी चाहूंगा, थोड़ा सा 10-20 सेकेंड और, ताकि कुछ हद तक लोग जुड़ जाएं। आज का जो विषय है, आज मॉडल टेनेंसी एक्ट के बारे में हम बात करने वाले हैं। अभी तक अगर मैं बात करूं, इंडिया में जो टेनेंट है यानी कि जो किराएदार है, उनसे रिलेटेड अभी तक कोई भी कानून भारत में एक अलग से नहीं बना था। तो भारत सरकार इस पे काम कर रही है, इसके बारे में एडवाइजेस, इसके बारे में सलाह कमेटी, ये सब बहुत पहले से होता रहा है। रिसेंटली अभी इसका खाका जो है वो तैयार हो गया है एकदम से। हाँ, और अब फ्यूचर में इसमें डेवलपमेंट एक्चुअली केंद्र की तरफ से पूरा खाका बना के रेडी करके और राज्यों को दे दिया गया है। तो आज हम उसी बारे में बात करने वाले हैं। ओके, सो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। ओके, आज का टॉपिक है मॉडल टेनेंसी एक्ट। 2020 में भारत की केंद्र सरकार ने किराएदारों और मकान मालिकों के लिए एक सेपरेट कानून का मॉडल यानी कि ड्राफ्ट तैयार किया। इस बारे में कहा तो सरकार की तरफ से ये गया है कि हमने पब्लिक को भी और जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं या इससे जुड़ी हुई जितनी भी संस्थाएं हैं, हमने उनको कंसल्ट किया है। तो मैं एक काम करता हूं, सबसे पहले मैं इस एक्ट के बारे में बता देता हूं, उसके बाद इससे क्या नुकसान होंगे, किराएदारों को क्या नुकसान होंगे या फायदे होंगे, क्या मकान मालिकों को फायदा या नुकसान होगा, मैं उसके बारे में बात करता हूं। अंत में मैं अपनी ओपिनियन देता हूं। पहले मैं इसके बारे में आपको जानकारी दे देता हूं। तो सबसे पहली चीज तो ये है कि अगर मैं बात करूं इस एक्ट की, तो केंद्र सरकार इस एक्ट को ला रही है। इनफैक्ट इसका ड्राफ्ट तैयार हो गया है। ड्राफ्ट तैयार होने के बाद इसको राज्यों को भेज दिया गया है। अलग अलग राज्यों की जो अलग अलग भाषाएं हैं, जैसे कि तेलुगु, बंगला या उड़िया, जो अलग अलग राज्यों की जो क्षेत्रीय भाषाएं हैं, उनमें ट्रांसलेट करके इस एक्ट की कॉपी को राज्य सरकारों को भेज दिया गया है। अभी वो राज्य सरकारें उस एक्ट को पढ़ेंगी और उसमें अगर कोई नेसेसरी चेंज है, ये मैं अभी सरकारी वर्जन आपको बता रहा हूं, अगर उसमें कोई चेंज करना चाहें या कुछ ऐड सब्ट्रैक्ट करना चाहें तो वो उसकी एडवाइस दे सकती हैं, वो चेंज कर सकती हैं। अभी तक ये कहा गया है। इसके बारे में अगर मैं बात करूं कानूनी तौर पे, तो जो प्रॉपर्टी है, जो लैंड है, ये हमेशा स्टेट का मैटर होता है, यानी कि राज्य सरकारों का अधिकार होता है कि वो अपने राज्य की जो जमीनें हैं उनके बारे में क्या कानून बनाती हैं, क्या फैसला लेती हैं। केंद्र को किसी भी तरह इस जो राज्य सरकार की जो पावर्स हैं या राज्य सरकार के अंतर्गत आने वाली जो जमीनें हैं, उन पे कोई अपना नियम या कानून थोपने का हमारे संविधान में अधिकार नहीं है। तो अभी केंद्र सरकार ने जो ड्राफ्ट बनाया उसमें यही कहा है कि हमने ड्राफ्ट बना तो दिया है, लेकिन राज्य सरकारों को दे दिया है। अब वो डिसाइड करेंगे कि उस पर करना क्या है। अब इसके बारे में थोड़ा सा आगे मैं बात करता हूं। सबसे पहले तो शुरुआत करते हैं कि ये शुरुआत कहां से होती है। 2020 जो गुजर गया है, उसमें ऑलरेडी सरकार ने इसका ड्राफ्ट बनाया, राज्यों को भेज दिया गया है। मार्च 2021, हम जनवरी में हैं, 2 महीने बाद मार्च 2021 में
इस लॉ को इनेक्ट करने का एक्सपेक्टेड किया जा रहा है एक्सपर्ट्स द्वारा कि इसको 21 तक कानून इसको लागू कर दिया जाएगा। मतलब जब तक आप किसानों से फ्री होंगे तब तक जो मिडिल क्लास है उनके लिए कानून बनके भारत सरकार में तैयार हो जाएगा। हालांकि एक सच्चाई ये भी है कि अभी तक टेनेंट यानी कि किराएदार और मकान मालिकों के लिए कोई एक सेपरेट कानून नहीं था, तो पहली बार एक कानून आया है। इसकी जरूरत भारत में डेफिनेटली थी। अभी कितना फेयर आया है, किसके लिए कितना फेयर है, वो हम देखेंगे, अभी जानकारी लेंगे। इसका जो गोल है वो ये है कि किराएदार और जो मकान मालिक हैं, इन दोनों के बीच में जो झगड़ा होता था, जो डिस्प्यूट्स होते थे, वो कम से कम रहें, क्योंकि दोनों को ये पता नहीं होता था कि उसमें उनके अधिकार कितने हैं और उसमें उनकी लायबिलिटी कितनी है। तो इस कानून के तहत दोनों को फेयर पता होगा कि उनके कितने अधिकार हैं, क्या उनके साथ हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है, कितने फायदे मिल सकते हैं। दूसरी चीज ये है कि जो अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री है, उन्होंने एक प्रपोज किया है कि हर राज्य की, हर और केंद्र शासित राज्य की अपना एक ट्रिब्यूनल और अपना एक कोर्ट होना चाहिए। जिस तरह के लैंड के लिए एक जमीन के लिए या हाउसिंग के लिए रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी बनाई गई है, उसी तरह से जो किराएदार हैं इनके लिए भी एक रेगुलेटरी अथॉरिटी बनाई जाए, इनके लिए ट्रिब्यूनल बनाया जाए, इनके लिए एक सेपरेट कोर्ट बनाया जाए। दोस्तों, ये बहुत ही अच्छा कदम है। अगर सेपरेट कोर्ट होते हैं तो इस तरह के जो मसले हैं, इस तरह के जो मामले हैं, उनको एक सेपरेट कोर्ट में अगर सुना जाएगा तो उनको हल होने में थोड़ा सा कम समय लगेगा। ये बहुत अच्छा डिसीजन है। दूसरी चीज है, जब भी कोई एग्रीमेंट, जिस दिन से ये एक्ट जो है पारित हो जाता है, जिससे इनेक्ट हो जाता है, लागू हो जाता है भारत में, उसके बाद भारत में कोई भी व्यक्ति अगर किराए पे रहता है तो बिना वो लिखित एग्रीमेंट के नहीं रह सकता है। ये कानून होगा। हर एग्रीमेंट को इनकी अथॉरिटी के अंतर्गत जाके रजिस्टर कराना होगा। हालांकि इसका एक फायदा ये भी है कि अभी थोड़े दिन पहले, बेसिक में बता दूं, थोड़े दिन पहले गवर्नमेंट ने क्या किया है, जो स्टाम्प ड्यूटी है वो लगा दी है, वो बढ़ा दी, एक्चुअली 2% कर दी है। मतलब अगर आप किराए पे भी रहते हैं और आपकी सालाना जो भी किराया है उसका 2% अब आपको सरकार को देना पड़ेगा। तो सरकार यहाँ से अपना रेवेन्यू जो है, जो पैसा कमाने का जरिया है, बेसिकली उसको भी मजबूत कर रही है। साथ में एक और अथॉरिटी लेके आ रही है कि भारत में अब कोई भी किराएदार बिना एग्रीमेंट के, बिना गवर्नमेंट में उसका रजिस्ट्रेशन कराए कहीं किराए पे नहीं रह सकता है। तो जब आप रजिस्ट्रेशन कराएंगे तो गवर्नमेंट को 2% पैसा भी देंगे। दूसरी चीज ये है कि इसके लिए गवर्नमेंट हर राज्य में एक अथॉरिटी, एक ऑनलाइन पोर्टल, ये सारी चीजें आपको मुहैया कराएगी, जिसपे आप घर बैठे अपलोड कर सकते हैं। अगर कोई इशू आता है, आप रेंट कोर्ट में जा सकते हैं। वहां पे एक डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर और एक एडिशनल डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर यानी कि एडिशनल जज लेवल के अधिकारी की जो पोस्ट होगी वो ट्रिब्यूनल में पोस्टेड होगा। जो कोर्ट है, एडिशनल जज है डिस्ट्रिक्ट का, उस लेवल का अधिकारी या वो खुद हर जिले पे एक बैठेगा, जो सेपरेट सिर्फ किराएदारों से रिलेटेड ही प्रॉब्लम्स को सुनेगा। दोस्तों, अभी मैं सिर्फ इसके बारे में बात कर रहा हूं कि किस तरह से इसका फॉर्मेशन होगा। अभी मैं इसकी जो फायदे नुकसान है आगे वो भी बताता हूं आपको। अगर मैं बात करूं सबसे पहले किराएदारों की, कि किराएदारों के लिए इसमें क्या है। पहली चीज तो यह है कि 2 महीने की कैपिंग है, कि जहां कई जगह पे ऐसा होता था, कई राज्यों में ऐसा होता था कि आपसे जो मकान मालिक है 2 महीने से ज्यादा का किराया भी एडवांस में ले लेता था। तो वो कैपिंग हो गई है, 2 महीने से ज्यादा का किराया कोई भी एडवांस में सिक्योरिटी के तौर पे नहीं ले सकता है। दूसरी चीज है कि ये 2 महीने का रेजिडेंशियल के लिए, अगर कोई दुकान वगैरह अगर आप किराए पे लेते हैं तो 6 महीने से ज्यादा कोई नहीं ले सकता है। तीसरी चीज ये है कि ये नुकसान अब मैं बताता हूं कि अगर आप किसी भी फिक्स डेट, जो आपके एग्रीमेंट में लिखा है कि आपको 30 तारीख को खाली करना है, अगर आप एक दिन भी एक्स्ट्रा रुकते हैं तो आपको दुगना किराया देना पड़ेगा। अगर आप 2 महीने से ज्यादा रुकते हैं तो आपको हर महीने का 4 गुना किराया देना पड़ेगा। दोस्तों, ये थोड़ा सा समझने वाली बात है। भारत में अभी तक 35% लोग किराए पे रहते हैं बड़ी सिटीज में। जो बड़ी सिटीज हैं इनका 35% पॉपुलेशन जो है, 35%, वो किराए पे रहने वाली पॉपुलेशन है। अब अगर ऐसी पॉपुलेशन को ये बोला जाए कि अगर आप अपनी टर्म से, अपनी तारीख से अगर एक दिन भी एक्स्ट्रा रुकते हैं तो आपको 2 गुना पैसा देना पड़ेगा, तो ये थोड़ा सा शेकी चीज हो गई। दूसरी चीज एक और है कि जो लोग किराए पर कई सालों से रह रहे हैं, अगर वो सपोज वो जब किराए से कई सालों से जिस जगह पे रह रहे हैं, और अगर सपोज कि वो आगे भी उसमें रहना चाहते हैं और लैंडलॉर्ड नहीं चाहता है कि उनको रखा जाए, क्योंकि उन जगहों की कीमत बढ़ गई है समय के साथ साथ, तो उनके पास कोई चारा नहीं है कि वो उस जगह पे रह सके।
उनके पास कोई तरीका नहीं है जिससे वो उस जगह पे रह सकें। कई जगह ऐसी हैं जहां पे लोग बहुत पहले से रह रहे थे, उनका किराया धीरे धीरे बढ़ रहा था तो कम था, लेकिन आज की डेट में अगर उस मार्केट के किराए की वैल्यू देखी जाए तो बहुत ज्यादा होती है। ऐसे में इस एक्ट के आने के बाद मकान मालिक कभी भी आपको बोल सकता है कि आप घर खाली कीजिए, आपने एक दिन भी लेट किया तो डबल किराया देना पड़ेगा, और ये कानून होगा। 2 महीने से ज्यादा अगर आप एक्स्ट्रा रुक जाते हैं तो आपको 4 गुना पैसा देना पड़ेगा। तो ये थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है। दूसरी एक चीज और है कि अगर आपकी जो अथॉरिटी है जो सरकार बनाती है, मान लीजिए कई बार ऐसा होता है कि मकान मालिक कहता है, अचानक बीच में आपको खाली करने के लिए बोल देता है, किराया नहीं लेता, आपके पास एग्रीमेंट है, तो आप वो किराया जाके अथॉरिटी में डिपॉजिट कर सकते हैं और किराएदार आपको, मकान मालिक किराएदार को निकाल नहीं सकता है। ये फायदा है इस एक्ट का। एक चीज और है कि अगर कोई फोर्स मेजोर हो जाता है, यानी कि एक्ट ऑफ गॉड, जो आपने ओ माय गॉड फिल्म में देखा था कि बिजली गिरी और दुकान गिर गई, ये सपोज बाढ़ आ गई है, जैसे कोरोना आ गया था, इस तरह के केस में कुछ महीने तक आपको कोई किराया नहीं देना पड़ेगा। हालांकि ये सिर्फ 2 महीने तक है, 2 महीने तक आपको किराया नहीं देना पड़ेगा। लेकिन ये ऐसा नहीं है कि इस साल भी अगर कोरोना आ गया, आपने 2 महीने नहीं दिया, अगले साल भी अगर ऐसी कोई कैलामिटी हो जाती है तो भी आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा। ये आपको एक ही बार कर सकते हैं, एक ही बार ये माफी आपको मिल सकती है। इसके अगली मैं अगर केस बताता हूं कि जब भी आपका एग्रीमेंट होता है, जहां भी आप रहने जाते हैं, विद इन 2 मंथ, 2 महीने के अंदर अंदर आपको उस किराएनामे की, उस एग्रीमेंट की कॉपी गवर्नमेंट की अथॉरिटी में जमा करनी ही पड़ेगी। आप ये अगर ये ऐसा नहीं करते हैं तो आपके ऊपर हैवी पेनाल्टी है। सिर्फ मकान मालिक के ऊपर नहीं, किराएदार के ऊपर भी हैवी पेनाल्टीज रहेंगी। अब इसके फायदे क्या हैं? अगर कई बार ऐसा होता है कि आपको पता नहीं है कि जिस जगह को आपने किराए पे लिया है वो डिस्प्यूटेड है, 2 मालिक हैं, एक बड़ा भाई कहता है मेरी प्रॉपर्टी है, छोटा भाई कहता है मेरी प्रॉपर्टी है, उसका चाचा कह रहा है कि नहीं बंटवारा हुआ ही नहीं, मेरी प्रॉपर्टी है। ऐसे केस में आप उस प्रॉपर्टी का किराया अथॉरिटी में जमा करा दीजिए, कोई भी आपको इस मामले में तंग नहीं कर सकता है। तो एक तो आपको ये फायदा मिलेगा इस एक्ट का। दूसरा है कि कई बार आपने देखा होगा कि भारत में अक्सर ये होता है, खासतौर से स्टूडेंट्स और जब यंगस्टर्स जो होते हैं, बैचलर लोग, जब वो जाते हैं कहीं पे रहने के लिए, तो जो वो किराया का जो एडवांस देते हैं, जब वो खाली करते हैं तो 90% चांस होते हैं कि वो आदमी उस पैसे को रिफंड नहीं करता, वो डिपॉजिट को हमेशा फोरफिट कर लेता है। वो कोई बहाना निकाल देगा कि आपने रेंट नहीं दिया था, आपने घर में ये पेंट नहीं करवाया है, या आपने सीवेज खराब कर दिया है, या हमारी दीवार में कील ठोक दी है, ऐसे बहाने करेगा। लेकिन 90% चांस होते हैं कि कभी भी वो सिक्योरिटी नहीं मिलती है, मिलती भी है तो पूरी नहीं मिलती है। अभी इस केस में ये है कि आपको, अगर आप टाइम से खाली कर रहे हैं तो उस मकान मालिक को वो देना ही पड़ेगा, वो उसको फोरफिट नहीं कर सकता है। ये आपके लिए फायदा है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है इस तरह की तो आप कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं, उसके लिए सेपरेट कोर्ट है। 30 डेज में या 60 डेज में मैक्स टू मैक्स में आपको इस बारे में रिजोल्यूशन मिल जाएगा, आपका समाधान मिल जाएगा आपको। अब इससे मकान मालिकों को क्या फायदा है? सबसे पहली चीज ये है कि कई बार ऐसा होता है कि मकान मालिक, ये खास तौर से मैं बताऊं, जो मजले शहर हैं, जो टायर बी सिटीज हैं, इनमें क्या होता है कि आपने किराए पे कोई दुकान दी थी और वो दुकानदार कुछ दिन तक उस किराए में रहा, या आपने घर अपना किराए पे उठाया, कुछ लोग उस पर, एक फैमिली रहती रही। कुछ साल रहने के बाद जब आपने फैमिली को बोला कि सर घर खाली कर दीजिए, मुझे रहना है, अब वो फैमिली मजबूत हो गई और वो घर खाली करने को राजी नहीं है। अब आप उनके सामने हाथ जोड़ते हैं, पैसा देके बंदोबस्त करना पड़ता है। मैं कई ऐसे लोगों को जानता हूं जिन्होंने अपना प्रॉपर्टी को किराए पे दिया और उसके बाद पैसे देके सुलह करके उस किराएदार को वहां से निकाल पाए हैं, क्योंकि किराएदार ने उन पे केस कर दिया था और जा भी नहीं रहा था, रेंट भी नहीं दे रहा था। तो ऐसे केसेस में मकान मालिकों को फायदा मिलेगा कि कोई जबरदस्ती आपकी प्रॉपर्टी पे कब्जा नहीं कर सकता, किराएदार बन के आए और मालिक बन के बैठ जाए, ऐसा नहीं होगा। ये लैंडलॉर्ड्स को फायदा रहेगा। दूसरी चीज है, किरायादार जो है, अगर उसका एग्रीमेंट है कि उसे इस तारीख को जाना है तो वो जाना ही पड़ेगा। पहले ऐसा होता था कि किराएदार नहीं जा रहा है, वो बहाने कर रहा है, इस तरह की प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा है और आपको पुलिस बुलानी पड़ती थी और वो भी कहता था कि मैं कोर्ट में केस डाल दूंगा। तो इस तरह की प्रॉब्लम्स नहीं, जो डेट है एग्रीमेंट की आपको अवॉइड करनी पड़ेगी, नहीं तो हैवी पेनाल्टीज हैं। तो किराए जो मकान मालिक है उसको एक ये और फायदा होने वाला है। अगर कोई वेयर एंड टेयर होता है, अगर घर में कोई मकान टूट फूट अगर इस तरह की चीज करता है तो आप उसकी सिक्योरिटी काट सकते हैं।
प्लस जो किराएदार है वो आपके घर में या आपकी प्रॉपर्टी में जो आपने किराए पे दी है उसमें कोई परमानेंट स्ट्रक्चर नहीं बना सकता है। मतलब वो कील तो गाड़ सकता है, लेकिन घर में ये कहिए कि बीच में आपका किचन तोड़ के उसने दीवार बना लिया इस तरह का कोई, या आपने कोई दुकान दी थी उसने सामने आगे बाउंड्री कर ली, मतलब बेसिकली वो उसको अपनी चीज की तरह ट्रीट नहीं कर सकता है। वो ध्यान रखेगा कि ये मकान मालिक की प्रॉपर्टी है, मैं सिर्फ किराएदार हूं, तो वो आपका एक इंटरेस्ट जो है वो प्रोटेक्टेड रहेगा इस चीज से। एक चीज और है कि जितने भी रेंट के एक्ट हैं वो रिपील कर दिए जाएंगे। इसका मतलब ये बहुत बड़ी बात है। ये सबसे बड़ी बात ये है कि इस एक्ट का जो सेक्शन 47 है उसमें ये लिखा है कि इस एक्ट के आने के बाद किराए से रिलेटेड, किराएनामे से रिलेटेड भारत में जितने भी कानून हैं उनको खत्म कर दिया जाएगा। क्योंकि जब किराएदार और मकान मालिकों यानी कि प्रॉपर्टी के रेंटिंग यानी कि किराएनामे से रिलेटेड जब एक सेपरेट कानून आ गया है, अभी तक दूसरे कानूनों का छोटा सा हिस्सा था जिसको इन सब चीजों के लिए यूज किया जाता था। अभी इस क्षेत्र में एक सेपरेट कानून आ गया है, उसके लिए सेपरेट जब ट्रिब्यूनल बन गया है उसके लिए एक सेपरेट कोर्ट बनाया जा रहा है, तो आपको बाकी जितने भी लॉज हैं उनसे कंफ्यूजन क्रिएट होगी, इसलिए उन सारे कानूनों को एक साथ खत्म कर दिया जाएगा। अभी यहां बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट होने वाली है, क्योंकि कई स्टेट ऐसे हैं, कई राज्य ऐसे हैं जहां पे उन राज्यों के अपने रेंट प्रोटेक्टेड लॉज बने हुए हैं। जैसे ये एक महाराष्ट्र है, आपने कई बार पगड़ी सुना होगा, जहां पे क्या होता था कि आपने जब घर लिया या आपने किराए पे दुकान ली तो महीने 2 महीने का कोई एडवांस नहीं था, उसमें लाखों रुपए की पगड़ी देनी पड़ती थी, जो प्रॉपर्टी की कीमत का कभी कभी तो आधा या 25% होता था। अब वहां पे जो किराएदार रह रहा है, मान लीजिए खास तौर से मैं मुंबई का एक एग्जांपल ले लेता हूं, तो मुंबई में जो पुराने घर बने हुए हैं, किराएदार ने जब वो घर लिया तब उस घर की कीमत कम थी, प्लस उसने जब वो घर किराए पे लिया तो एक मोटा सा अमाउंट दिया, सिर्फ महीने 2 महीने का किराया नहीं दिया उसने कई महीनों का आप अंदाजा लगा सकते हैं किराया एक साथ दिया। उसको पगड़ी कहते हैं, सिक्योरिटी मनी। वो कई दिन से उस प्रॉपर्टी में रह रहा है। उसके बाद वहां पे कानून के तहत उसने उस घर में जो भी टूट फूट हुई है वो सारी किराएदार ने करवाई है, और उसके बाद जो प्रॉपर्टी टैक्स है वो भी किराएदार भर रहा है। एक तरीके से वो उस प्रॉपर्टी का को ओनर है, वो सिर्फ किराया नहीं दे रहा है, किराए के साथ साथ वो उस प्रॉपर्टी का मेंटेनेंस और बाकी सारी लायबिलिटी भी ले रहा है। जब ये आ जाएगी, कानून आ जाएगा, उसके बाद मकान मालिक 1 साल में कह देगा कि अगले साल आपकी छुट्टी, आप निकलिए। ये जो प्रॉपर्टीज हैं इनकी अगर मार्केट में कीमत देखी जाए तो लाखों लाख रुपए होगी, लेकिन क्योंकि इन लोगों ने उस जमाने में पैसा दिया था जब उस प्रॉपर्टी की कीमत इतनी ज्यादा नहीं थी, जब रेंट ज्यादा नहीं था, इनकी पगड़ी भी तो बहुत पुरानी है ना, इस वजह से इन लोगों का रेंट कम है। इस कानून के आते ही चुटकियों में वो सारे कानून खत्म हो जाएंगे और मकान मालिक अगले दिन कह देगा घर खाली करो, और अगर नहीं करोगे तो आपके लिए हैवी पेनाल्टीज होंगी। तो ये प्रॉब्लम क्रिएट करने वाला है। दूसरी एक चीज और है, सबसे बड़ी बात है कि अगर किराएदार जो दिन है खाली करने का उससे 1 दिन भी अगर लेट, अगर किराया अगर रुक जाता है वो, तो उसको 2 महीने का किराया 1 दिन के लिए भी देना पड़ेगा। मतलब उसको जो 1 महीने का किराया है उसकी बजाय 2 महीने का देना पड़ेगा, पेनाल्टी लगेगी उस पर, राइट। अगर 2 महीने से ज्यादा रुक गया है तो हर महीने का उसको किराया 4 गुना देना पड़ेगा। लेकिन अगर मकान मालिक ने उसके खाली करने के बाद मकान, अगर उसकी सिक्योरिटी डिपॉजिट नहीं दी, अगर लेट कर दिया, तो उसको सिर्फ सिंपल इंटरेस्ट देना पड़ेगा। आप समझिए कि अगर मान लीजिए आपके घर का किराया या आपके फ्लैट का किराया मान लीजिए 10,000 रुपए है, और अगर आपको 30 तारीख को खाली करना है, आप 30 तारीख को वो खाली नहीं कर पाते हैं, वो आप अगले महीने की 1 तारीख को खाली करते हैं, तो आपको 10,000 की बजाय अगले महीने का 20,000 रुपया देना पड़ेगा। अगर आप 2 महीने रुक जाते हैं और तीसरे महीने की 1 तारीख हो जाती है, तो 1 महीने का किराया आपको 10,000 की बजाय 40,000 देना पड़ेगा। 3 महीने की एक्स्ट्रा पेनाल्टी, 4 गुना पैसा देना पड़ेगा आपको। यानी कि 1 महीने का अगर दुगना देना पड़ा, मतलब 100% एक्स्ट्रा, सालाना हुआ ये 1200% एक्स्ट्रा, 1200% आपको एक्स्ट्रा देना पड़ रहा है। और अगर मैं बात करूं कि 2 महीने ज्यादा रुक गए अगर आप, तो आपको 12 into 4 4800 टाइम्स एक्स्ट्रा पेनाल्टी देनी पड़ रही, इतनी हैवी पेनाल्टी है। लेकिन अगर वही किराएदार चला जाए और उसका पैसा जब नहीं दे रहा है लैंडलॉर्ड, तो सिर्फ 5% का सिंपल इंटरेस्ट पे पैसा देना पड़ेगा। सोचिए, किराएदार के लिए जो पेनाल्टी है वो कम से कम है 1200% की, कम से कम 1200% की, और जो मकान मालिक के लिए पेनाल्टी है वो सिर्फ 5% की है। तो ये थोड़ा सा एक तरफ झुकाव वाला है। एक चीज और मैं इसमें बता दूं
जहाँ पे रेंट कंट्रोल और हम इनकी बात करते हैं, जहाँ पे मुंबई और इस तरह के जो भी लॉज हैं या अलग अलग राज्यों के जो भी लॉ हैं, पुराने लॉ, अब मैं अपनी ओपिनियन आपको बता देता हूँ, ये तो कानून के बारे में है, ये सिर्फ इस एक्ट के बारे में है, ये मार्च 2021 को भारत में लागू होने की इसकी पूरी संभावना है। शिवा भाई ने एक सवाल पूछा है कि पुरानी कोई प्रॉपर्टी जो ₹1 किराए पर है या 40-50 साल पुराने समय से रह रहे हैं, अगर उन पर भी प्रकाश डालें। ओके, मैं आपको बता दूं शिवा जी, इनका एक सवाल ले लेता हूं। इन्होंने पूछा है कि कोई व्यक्ति अगर उसने कोई प्रॉपर्टी अगर 50 साल पहले ली हुई थी, भले ही वो ₹1 के किराए पे ली हुई थी, तो अब क्या होगा। तो मैं आपको बिल्कुल क्लियर कर दूं कि अगर उसका किराया ₹1 था तो उसकी एक टर्म भी होगी कि 12 महीने या 14 महीने या जो भी टर्म उसकी होगी। हर एग्रीमेंट पे एक टर्म होती है कि ये एग्रीमेंट 12 महीने के लिए वैलिड है, 24 या 36 महीने के लिए वैलिड है। अगर उस पे एग्रीमेंट 12 महीने का था लेकिन वो आगे पैसा पे करते रहे, उन्होंने कोर्ट में केस कर दिया होगा कि पहले कानून इस तरह का था कि किराएदार कह देता है कि मेरे पास कोई रहने के लिए और जगह नहीं है, तो उसको उसी किराए पे या 11% मैक्स टू मैक्स बढ़ा के वो प्रॉपर्टी पे रह सकता था। इस कानून के आने के बाद भले ही वो 50 साल से उस प्रॉपर्टी पे रहते हो, उनको खाली करना पड़ेगा। यही एग्जैक्टली मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं कि कोई फर्क नहीं पड़ता आप कितने साल से उस प्रॉपर्टी में रह रहे हैं। एक बार ये एग्रीमेंट ये जो एक्ट है इनेक्ट हो गया, उसके बाद आपको खाली करना पड़ेगा, नहीं तो हैवी पेनाल्टीज हैं। तो आप ध्यान दीजिए कि जो एग्रीमेंट है अब हर चीज ऑन पेपर होगी कि आपने एग्रीमेंट में जो टर्म्स कंडीशंस आपने एग्री की हैं, दोनों लोगों ने जो बैठ के जो एग्रीमेंट डिसाइड किया है कि हम इतने दिन के लिए इतना किराया ये डिसाइड कर रहे हैं, आपको वो मानना ही पड़ेगा किसी भी कंडीशन में। ओके, हम जिसकी बात कर रहे थे, मैं ओपिनियन की बात कर रहा था। कानून अच्छा है। इनफैक्ट इंडिया में आज तक कभी भी टेनेंट्स के लिए, किराएदारों के लिए, मकान मालिकों के लिए कोई सेपरेट कानून नहीं बना, कोई कोर्ट नहीं बना। बनना जरूरी था, इस दिशा में स्टेप्स लेने जरूरी है, गवर्नमेंट ने स्टेप जरूर लिया है। अच्छा, इसमें थोड़े अमेंडमेंट या थोड़ा सा पब्लिक से कंसल्ट करने की जरूरत है, क्योंकि प्रॉपर्टी एक केस टू केस वाला मसला है। महाराष्ट्र में जो कानून है वो उत्तराखंड में नहीं, उत्तराखंड में वो यूपी में नहीं है, यूपी में क्योंकि कहीं लैंड सीलिंग हुई थी, कहीं डिस्ट्रीब्यूशन हुआ था, कहीं पट्टा बैनामा चलता है, कहीं पे अथॉरिटी है, कहीं पे नगर पंचायत है, कहीं नगर परिषद है। तो बहुत सारे अलग अलग और उनके अलग अलग ज्यूरिसडिक्शन है, उनके अलग अलग कानून है। तो इन सब पे आप एक अम्ब्रेला कानून नहीं डाल सकते हैं। और जहां तक बात है इनकी, जो पुराने रहने वाले लोग हैं, आप सडनली कोई एक नया कानून लाते हैं। एक ध्यान दीजिए, भारत में जब भी कोई कानून आता है वो टुडे एंड हेंसफोर्थ होता है। इसका मतलब हुआ कि आज कोई कानून आया, मान लीजिए कि अगर जो सड़क पर चलना या धूम्रपान करने जैसे पब्लिक प्लेस में धूम्रपान करना एक गैरकानूनी चीज है या अपराध है, तो अगर आज अपराध हुआ है तो आज के बाद जो धूम्रपान करेगा उस पे पेनाल्टी लगेगी, कल जो कर चुका है उस पे पेनाल्टी नहीं लगेगी। तो जो एग्रीमेंट या जो लोग पहले से रह रहे हैं, उनके इस तरह की चीजें पहले से जो चल रही हैं, आप उनका जो एग्रीमेंट है या उनकी जो अंडरस्टैंडिंग है, एक कानून लाके उसको अगर आप यूं खत्म कर दे रहे हैं ना, तो वो प्रॉब्लमेटिक चीज है। क्योंकि आज आपने कानून बनाया जो पीछे जाके, भूतकाल में जाके, पास्ट में जाके किसी को प्रभावित कर रहा है, वो चीज प्रॉब्लमेटिक हो सकती है। अगर आज के बाद जो एग्रीमेंट बनते हैं, जैसे रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी आई है ना, तो 2016 में कानून आया था, 17 में पारित हो गया था। उसके बाद जो चीजें हैं उनका तो तुरंत जो रिजॉल्व हो जाता है, जो भी केसेस आते हैं, पीछे वाले फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे चल रहे हैं, हालांकि काम हो रहा है उनपे। तो वैसे ही अगर जो नए जितने भी एग्रीमेंट बनते हैं, अगर उनपे कानून लागू किया जाए और पीछे वालों को केस टू केस बेसिस पे देखा जाए तो शायद अच्छा रहेगा। प्लस दूसरी एक चीज और है कि जो कानून किराएदारों के लिए इतना मजबूत है, मतलब कड़ा है, कि अगर वो एक दिन लेट हो जाते हैं तो दुगना देना पड़ेगा, और अगर लैंडलॉर्ड जो है, जो मकान मालिक है, वो अगर किराएदार को खाली करते समय सिक्योरिटी नहीं दे रहा है, एक दिन लेट कर रहा है, तो उस पर इतनी बड़ी पेनाल्टी नहीं है। कायदे में उस पर भी बराबर पेनाल्टी होनी चाहिए। बैलेंस दोनों तरफ होना चाहिए। जितना मकान मालिक बंधा होना चाहिए उतना ही किराएदार भी बंधा होना चाहिए। राइट, ये थी इस बारे में जानकारी। इसके बारे में कुछ वीडियोस वगैरह बना के, और प्रॉपर्टी और इस तरह से संपत्ति जो है, इससे रिलेटेड वीडियोस या इससे जो मटेरियल है, वो मेरा एक यूट्यूब चैनल है ऑल अबाउट प्रॉपर्टीज नाम से, फेसबुक पेज भी है, आप उसको प्लीज लाइक कर लीजिएगा। और यूट्यूब चैनल पे इससे रिलेटेड वीडियोस वगैरह आपको मिलते रहेंगे, भारत के कानून या जो स्ट्रक्चर है या दुनिया में जो भी बिल्डिंग्स वगैरह हैं, क्योंकि मैं रियल एस्टेट एक्चुअली मेरा खुद का फील्ड है,
तो इससे रिलेटेड जो भी कानून, ये इनफैक्ट कानून फ्यूचर में आएगा जिसके बारे में मैं अभी आपको बता रहा हूं, तो इस तरह की जो भी जानकारियां फ्यूचर में होने वाली भी हैं उनको सब जानकारियां आपको पहले से मिलती रहेंगी। यूट्यूब चैनल और प्लस फेसबुक पेज जो है वो आप लाइक कर लीजिएगा। कोई अगर सवाल है इससे रिलेटेड तो आप उस पेज पे पूछ सकते हो, इनफैक्ट इसके कमेंट में भी पूछ सकते हो, बट मैं सलाह दूंगा कि आप उससे पेज से अगर जुड़े रहेंगे तो आपको ऐसी जानकारियां मिलती रहेंगी। कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं, मैं उनको कमेंट में आंसर कर दूंगा या फर्दर वीडियोस वगैरह में या किसी दिन ऑनलाइन आके लाइव आके कर दूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया। जहां भी है खुश रहिए और आपने चारों तरफ थोड़ा सा ध्यान रखिए। जो चीजें चल रही हैं, किसानों से फ्री होके गवर्नमेंट सीधा मिडिल क्लास के ऊपर आएगी। एक अच्छा सा फैक्ट ये दे देता हूं कि जो शहर हैं उनकी करीब करीब 80% जो जितने किराएदार भारत में है ना, किराए पे रहने वाले लोग, उनमें से 80% करीब करीब शहरों में रहते हैं। और भारत के हर बड़े शहर की करीब करीब 35% पॉपुलेशन जो है ना, जनसंख्या, वो किराएदारों की है। और जब आप शहर में जाते हैं ना, तो ये जो मकान मालिक होते हैं ये कभी भी गरीब नहीं होते, ये लोअर मिडिल क्लास नहीं है, ये अपर क्लास है। क्योंकि हर शहर में घर या बिल्डिंगों की कीमत जो है ना वो करोड़ 2 करोड़ से नीचे की नहीं है। तो 1-2 करोड़ किसी गरीब आदमी के पास तो नहीं है। तो ये कानून किसको अफेक्ट करने वाला है ये आप बेटर समझते हैं। शुक्रिया, थैंक यू।